हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज योर यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट लेक्चर फॉर द सेम चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हम इस चैप्टर की कर देंगे समाप्ति। इसके बाद के चैप्टर्स बड़े इजी हैं, आपको बड़ा इजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो याद करने वाले, समझने वाला समझ लो यहीं तक था। ठीक है, आ जाओ। तो हमने कल स्टार्ट किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, लेकिन खत्म नहीं किया था। खत्म आज करेंगे अलोंग विद वन मोर टॉपिक जो है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी की कुछ और बातें बेटा। कल मैंने आपको बताया था ना कि दे वर वर्किंग ऑन वन मोर साइंस दैट वाज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, सो दैट इनको हेल्प मिले। तो देखो क्या लिखती है एनसीईआरटी कि बायो इन्फॉर्मेटिक क्लोज एसोसिएशन ऑफ एचजीपी विथ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एरिया इन द बायोलॉजी। और इसके थ्रू प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हो, सिक्वेंसिंग वगैरह इजी हो जाती है करना, स्टोरेज, एनालाइज और डेटा को निकालना, बिकॉज उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम थी इसके रिगार्डिंग। तो येस, दे वर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस फील्ड, न्यू फील्ड ऑफ बायोलॉजी। और आज थोड़ा सा आपको ऐसा ऐसा मत समझना कि मैम ने चश्मा नहीं पहना है तो मैम को प्रॉब्लम होगी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने पहले भी बताया, मैं सिर्फ इस लाइट से, स्टूडियो की जो लाइट्स होती है ना, उससे बचने के लिए लगाती थी। तो मैं ऐसा मत सोचना कि मैम को कम दिखाई दे रहा है, मैम की आंखें बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब सर दर्द अवॉइड करने के लिए आई वेयर दैट स्पेक्स, एंड जिसकी वजह से आज नहीं पहना तो मेरे को हो रहा है सर दर्द। बट एनीवेज, क्लास नहीं होनी चाहिए ना, क्लास तो खराब नहीं होनी चाहिए। आ जाओ। उसके अलावा दे वर ऑल्सो सिक्वेंसिंग सर्टेन मॉडल ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन की जीनोम की तो सिक्वेंसिंग कर ही रहे थे, दे वर ऑल्सो डूइंग नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स। लाइक कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स की, देखो क्या कर रहे थे, दे वर सिक्वेंसिंग सर्टेन नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स। क्यों कर रहे थे? सो दैट इट कैन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज। जब तक आपको किसी के बारे में सीक्वेंस नहीं पता चलेगा बेटा, आप उनके बारे में स्टडी कर पाओगे, किसी चीज में उनको इस्तेमाल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बेटा, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी वायरस के अगेंस्ट इंजेक्शंस बनाने हैं, ठीक है, वैक्सीन बनानी है, तो आपको भी इसकी सीक्वेंसिंग पूरी स्टडी पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स को भी सीक्वेंस किया जा रहा था, सो दैट तुम्हें उनके बारे में पता चल सके, सो दैट तुम उनको इस्तेमाल कर सको, ठीक है। दैट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सको, एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सको, और इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन। इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट को ठीक करना, रेमिडीज ठीक करना। तो इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए आप कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे सीडोमोनास ब्यूटिडा एक बैक्टीरिया होता है। तो अगर उस बैक्टीरिया के बारे में सीक्वेंसिंग ना पता होती, उसके बारे में ना पता, तो तुम क्या उसको यूज कर पाते? नहीं कर पाते, ठीक है। तो बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गया, सेनेराब्डाक्टिस एलिगेंस हो गया, ये एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नीमेटोड होता है। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के बारे में भी स्टडी किया गया। प्लांट जैसे राइस एंड एरियोप्डोसिस, इन सब का सीक्वेंसिंग हुआ था अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी लिखती है। फिर देखो, अब एचजीपी करे कैसे, मेथड क्या होता है? तो दो तरीके होते हैं बेटा, दो मेजर अप्रोचेस थे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। एक फोकस करता था ईएसटी पर, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, और एक फोकस करता था बेटा सीक्वेंस एनोटेशन। इसका क्या मतलब है? जैसा कि पता है बेटा आपको, हमारा जो डीएनए है, वो हमारे डीएनए जो है उसमें कोडिंग सीक्वेंस है जो आगे जाकर के कोड करेंगे, फिर उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जो आगे जाके कोड नहीं करते हैं, ठीक है। देन अगेन यू विल सी सर्टेन कोडिंग सीक्वेंस, फिर आपको मिलेगा नॉन कोडिंग, ठीक है। जो नॉन कोडिंग होता है उसको हम फालतू का सेगमेंट कहते हैं, तभी उसको बाद में निकाल दिया जाता है ना। नॉन कोडिंग को जंक पार्ट कहा जाता है। जंक लग गई है, खराब हो गया है, जंक, जैसे जंक फूड कहते हैं ना, नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता, वैसे ही जंक पार्ट कहा गया है इसको, ठीक है। तो हमारा डीएनए इस हिसाब का बना हुआ है। तो दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थोड़े कामचोर टाइप के थे, उन्होंने बोला कि अगर हमारा डीएनए नॉन कोडिंग का भी है, तो नॉन कोडिंग का सीक्वेंस जान के हमें क्या करेंगे? अब वो आगे जाके तो किसी के लिए कोड करते ही नहीं, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ जो कोड करने वाले सेगमेंट है, जो सिर्फ कोड करने वाले सेगमेंट है, जो आगे जाकर के प्रोटीन वगैरह अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ये जो जीन है, ये जो जीन है, जो कोडिंग है, ये अपने आप को आगे जाकर के एक्सप्रेस करेगा, तभी तो इनको जीन कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा जो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को आरएनए के फॉर्म में, उन्हीं का सिर्फ सीक्वेंस निकालो ना, ठीक है।
नॉन कोडिंग का निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक मेथड ये था एक्सप्रेस सीक्वेंस है, जिसका मतलब क्या है, तुम वो सारे जीन्स को पहले आइडेंटिफाई करो जो अपने आप को जाकर के आरएनए में एक्सप्रेस करने वाले हैं, और सिर्फ उन्हीं हिस्सों की सीक्वेंसिंग करो। ये कामचोर टाइप थे। बट कुछ साइंटिस्ट थे नहीं, चाहे सीक्वेंस कोडिंग वाला हो चाहे सीक्वेंस नॉन कोडिंग वाला हो, सबकी सीक्वेंसिंग करो। बाद में जाकर के देखेंगे कौन सा हिस्सा काम का है कौन सा हिस्सा काम का नहीं है। ये दिल से शिद्दत से काम करने वाले ग्रुप था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, सीक्वेंस करो सारे सेट ऑफ जीनोम का, मतलब पूरे के पूरे डीएनए का, मतलब कोडिंग का भी नॉन कोडिंग का भी। तो देखो लिखा हुआ है सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड दी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, और बाद में उनको असाइन करेंगे डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद देयर फंक्शंस। बाद में असाइन करेंगे उनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो ये कामचोर वाले ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, ये शिद्दत वाले थे। जैसे घर में बेटा क्या होता है, जैसे मेड काम कर रही होती फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मेड तो बेटा क्या करती है, उसके पीछे पीछे मम्मी लोग देखते हैं और भागती रहती हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है जहां से वो हटी वो काम चलाऊ काम कर देंगी, है ना। तो वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू, ठीक है, जो जो सामने सामने से दिख रहा है ना जगह, सिर्फ वहीं पर झाड़ू पोछा लगेगा। जब तक आप उनको बोलो नहीं कि ये हटा के काम करना है, दे विल नॉट डू, वो बॉदर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका घर थोड़ी है वो। अब मम्मी जब काम कर रही होती तो आपने देखा होगा मम्मी कितनी लगन से शिद्दत से कर रही होती है। दिवाली अभी आई है ना, अभी सफाई किया होगा घर में, हर चीज को हटा हटा के, चाहे कोई चीज दिख रही है नहीं दिख रही है ना। सिमिलरली कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, वो कहते थे चाहे कोई सीक्वेंस कोड कर रहा हो ना कोड कर रहा हो, भैया तुम उसकी सीक्वेंसिंग तो निकालो। ये लोग तो ये कहते थे जो जो सामने सामने दिख रहा है ना, जैसे मेड कहती थी सामने सामने जो दिख रहा है सफाई कर लो, ये कहते जो दिख रहा है, मतलब ये कहते थे जो कोड कर रहा है उन्हीं का सीक्वेंस करो। अब तुम खुद सोचो कौन सा वाला काम अच्छा होता है, काम चलाओ काम अच्छा होता है, या पूरी लगन से शिद्दत के साथ काम करो वो अच्छा होता है। पढ़ाई शिद्दत वाली अच्छी होती है ना, तो सोचो कौन सा अप्रोच ज्यादा अच्छा है। इस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो ऐसा सोचते थे, या ये वाले ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो ऐसा सोचते थे, तो डेफिनेटली बोलोगे मैम शिद्दत वाला कौन था, सीक्वेंस एनोटेशन। तो इसी वाले मेथड को अपनाया गया था बेटा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब मेथोडोलॉजीज तो आपने समझ ली, उसके बाद क्या हुआ, देखो आपको पता है डीएनए का सीक्वेंस निकालना है, तो सबसे पहले डीएनए को क्या करोगे, डीएनए को आइसोलेट करोगे। ठीक है, अब आपको बहुत सारे टीवी सीरियल देखते हो बेटा, आपको पता है डीएनए को हम बाल से, रूट हेयर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सलाइवा से, ब्लड से, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपको पता है हमारा डीएनए बेटा 2.2 मीटर बड़ा होता है। ठीक है, इतना बड़ा डीएनए है, तो इतने बड़े डीएनए को कैसे करोगे, काटना पड़ेगा इसकी सीक्वेंस करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डीएनए को डाइजेस्ट किया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज डीएनए वाज डाइजेस्टेड। कैसे डाइजेस्ट किया था, विथ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, विथ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या होती है बेटा, ये एंजाइम होती है, आप बायोटेक में पढ़ोगे, इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। ठीक है, डीएनए को काट पीट सकती हैं, और ये रैंडम कटिंग करती है, इनकी कुछ साइट्स होती है वो वहां पर जाकर के लगती है, डिटेल आपको मैम पढ़ाएंगी बायोटेक में, ये वहां पर जाकर के लग जाती है और काटना पीटना शुरू कर देती है। और ये डीएनए को नाप नाप करके नहीं काटती, कटिंग इज वेरी रैंडम, जिसका मतलब है जैसे दुपट्टा आपने लिया, कैंची मारना शुरू की आंख बंद करके, आप नाप नाप के नहीं काट रहे हो, तो कुछ दुपट्टे के जो आपने कतरन बनाए हैं, ठीक है, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, इक्वल साइज के नहीं होते। सिमिलरली आपको यहां पर डाइजेशन के बाद क्या मिलता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स। बट क्या ये फ्रेगमेंट सेम लेंथ के होते हैं, नहीं, ऑफ वेरिंग लेंथ। पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, इन लेंथ्स को, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स के हैं उनको अलग किया जा सकता है। दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स separated by using gel electrophoresis, ठीक है, ये भी आपको मैम पढ़ाएंगी डिटेल में, कौन सा जेल होता है, एग्रोस जेल। ठीक है, तुम फ्रेगमेंट्स को बड़े आसानी से सेपरेट कर लेते हो। अच्छा, ये जो फ्रेगमेंट्स आते हैं बेटा, आप अगर देखो क्या करते हैं इन फ्रेगमेंट्स को, दे वर एम्प्लीफाइड,
ठीक है। एम्पलीफाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो बेटा आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट कागज है घर में, ठीक है, मान लो कोई प्रॉपर्टी का पेपर्स है, यार हम मार्कशीट भी कितना सारा फोटो सेट करा करके रखते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो घर का कागज, ठीक है, आपकी कोई फैक्ट्री है उसका कागज, प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ओरिजिनल के साथ फोटो स्टैट वाले वर्जन भी होता है ना, कि मान लो कोई गलती से खराब हो गया, आपके पास एक और कॉपी तो हो। सिमिलरली ये जो डीएनए आपने निकाला, ये फ्रेगमेंट्स की भी मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि बेटा एक्सपेरिमेंट करो, याद करो स्कूल में जब बायोलॉजी में हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते थे, अनियन पील वाला, कभी पतला कटता था कभी मोटा कट जाता था, तो हम अपने दोस्त कहते थे तू ज्यादा काट के रख, है ना, अगर मेरा अच्छे से नहीं कटेगा ना मैं तेरा वाला फ्रेगमेंट ले लूंगा। ये छोटे बचपन से सिखाया गया है। तो जब इतने छोटे एक्सपेरिमेंट में हम इतना ज़्यादा नंबर ऑफ सैंपल्स बनाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा अगर आपने फ्रेगमेंट्स की कॉपी नहीं बनाई, है ना। तो यहाँ पर भी फ्रेगमेंट्स की कॉपी बना लेते हैं, जितने भी फ्रेगमेंट्स आए इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन एक नॉर्मल अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब होता है बढ़ाना। क्या मतलब होता है, बढ़ाना। तो यहाँ पर हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स के नंबर को बढ़ाते हैं, उनकी कॉपी जनरेट करके, फोटोस्टैट समझ लो, कॉपी जनरेट करना, है ना। ये कैसे किया जाता है एम्प्लीफिकेशन, बाय क्लोनिंग। क्लोनिंग एक तरीका होता है बेटा, बायोटेक पढ़ोगे, ठीक है, 2 प्रकार के वेक्टर्स का इस्तेमाल करके क्लोनिंग की जाती है, ठीक है। और आजकल तो बेटा एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, एक तरीका होता है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या फुल फॉर्म होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी बायोटेक में पढ़ोगे। इस पीसीआर के थ्रू भी बेटा फ्रेगमेंट्स के, डीएनए फ्रेगमेंट्स की कॉपी जनरेट की जा सकती है। या तो क्लोनिंग कर लो या तो ये चला लो पीसीआर, ठीक है। ये भी आप पढ़ोगे, क्लोनिंग भी पढ़ोगे, बायोटेक में मैम पढ़ाएंगी, पीसीआर भी पढ़ोगे। अब क्लोनिंग डिटेल में तो मैम पढ़ाएंगी, बट क्लोनिंग करने के लिए ना, फॉर क्लोनिंग वेक्टर्स एंड होस्ट रिक्वायर्ड, जिसमें आप क्लोनिंग करने वाले हो, होस्ट सेल चाहिए और वेक्टर चाहिए होता है बेटा, क्योंकि ये जो डीएनए है इसको होस्ट सेल में डालना पड़ता है, तो डालने के लिए आपको वेक्टर्स चाहिए होता है। तो होस्ट सेल्स आप इस्तेमाल करते हो बेटा कॉमनली, एक होता है बैक और एक होता है ईस्ट, सॉरी बैक तो वेक्टर है, एक होता है बैक्टीरिया, इसमें डाल करके आप डीएनए को एम्पलीफाई करा सकते हो, नंबर इंक्रीज कर सकते हो। एक होता है ईस्ट, इसमें डाल करके आप डीएनए का नंबर इंक्रीज करा सकते हो। अब ये नॉर्मली तो जाएगा नहीं बेटा, इसको किसी के थ्रू इंसर्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या होते हैं, वेक्टर्स। अगर बैक्टीरिया एज अ होस्ट सेल इस्तेमाल कर रहे हो आप क्लोनिंग कराने के लिए, तो जो वेक्टर होता है दैट इज बैक, फुल फॉर्म क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। ये किस सेल के लिए है, बैक्टीरिया एज अ होस्ट सेल। अगर आप ईस्ट वाला होस्ट सेल इस्तेमाल कर रहे हो डीएनए की क्लोनिंग कराने के लिए, तो जिस जरिए के थ्रू उसको इंसर्ट करोगे वो क्या हो जाएगा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो आपके पास पहले एक ही डीएनए फ्रेगमेंट था, ये एक डीएनए का टुकड़ा था, इसको आपने क्या किया, बैक्टीरिया के होस्ट के अंदर डाल दिया। अब क्योंकि बैक्टीरिया के होस्ट, मतलब होस्ट अब यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया, तो इसको किस जरिए से एंटर किया होगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जैसे ही ये अंदर आया, अब इसकी तुमने मल्टीपल कॉपी जनरेट कर दी। तो दिस इज हाउ हर एक फ्रेगमेंट का तुम मल्टीपल कॉपी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रोसेस को तुम एम्प्लीफिकेशन बोलोगे या क्लोनिंग बोलोगे, और इन फ्रेगमेंट्स जो सारे के सारे इसके कॉपी हैं उनको बोलते हो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स। ये इसलिए किया जाता है बेटा कि मान लो एक्सपेरिमेंट के दौरान ये फ्रेगमेंट खराब हो जाता, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास इसकी कॉपी तो मौजूद है। वो खराब हो गया, कोई बात नहीं, तुम इन कॉपीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है। अब ये प्रोसेस हर फ्रेगमेंट के साथ किया जाता है, जितना भी फ्रेगमेंट मिले सबके साथ ये प्रोसेस रिपीट होगा, सबकी कॉपी बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स,
amplified fragments are then sequenced. Amplified fragments then are sequenced by using Frederick Sanger machine. फ्रेडरिक सैंगर मेथड लिख लो। एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मेथड दिया था कि डीएनए के फ्रेगमेंट को कैसे सीक्वेंस करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो फ्रेडरिक सैंगर मेथड थे ना, इन्होंने प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस भी दिए थे, तो ये वेरी वेल नोन थे सीक्वेंस के बारे में बताने के। अमीनो एसिड का सीक्वेंस प्रोटीन में कैसे निकालते हैं, ये इन्होंने बताया। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कैसे बताते हैं, ये भी इन्होंने बताया। देखो आओ, मैं आपको एनसीईआरटी रीड कराती हूँ। ये देखो, ये लिखा हुआ है, फ्रेगमेंट्स को कैसे सीक्वेंस करते हैं, बाय यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ठीक है, एक सीक्वेंसर है, एक मशीन है, ठीक है, ऑटोमेटिक वर्क करता है, उसको डीएनए सीक्वेंस कहते हैं। और ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। रिमेंबर, सैंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंसेस इन द प्रोटीन। ठीक है, इन्होंने ही बताया था, इन्होंने ही उसका भी मेथड बताया हुआ है। दीज सीक्वेंसेस were then arranged based on some overlapping regions present in them। फिर ये जो टुकड़े थे, उन सबके टुकड़े तो के सीक्वेंस तो आ गए, ठीक है। मान लो 10 डीएनए का टुकड़ा है, 10 डीएनए के टुकड़ों को मशीन के अंदर डालो, उनके सीक्वेंस तो आ गए। पर उन सीक्वेंस को अरेंज कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा वो टुकड़ा बीच का था, कैसे पता चलेगा वो टुकड़ा साइड का था, कैसे पता चलेगा टुकड़ा वो एंड का था। मान लो एक दुपट्टा है, दुपट्टा को तुमने चीड़ फाड़ कर दिया, उस दुपट्टे के तुमने 50 टुकड़े बना लिए। अब उस 50 टुकड़ों को अरेंज कैसे करोगे, कैसे करोगे काटने के बाद? तुमने तो काट के सीक्वेंस निकाला ना। जैसे यार बच्चे लोग पजल खेलते हैं, पजल जब मार्केट से खरीद के लाते हो तो वो पजल पूरा इंटैक्ट होता है, लेकिन जब उसको मतलब ऐसे से बिखेर देते हो तो वो सारे टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। एक पजल जो आपको इंटैक्ट दिख रहा था, उसमें मान लो 25 छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स थे, वो तो सारे सेपरेट हो गए। अब जब वो एक बिखर चुके हैं, तुम उनको वापस से अरेंज कैसे करते हो? तुम देखते हो ना, अच्छा इसका सेगमेंट वहां पे भी है, यहाँ पे भी, अच्छा इसको मैच करो, मैच करके देखते फिट हो रहा है, ऐसे ऐसे करके तुम अरेंज करते हो ना सारे पजल्स को। सिमिलरली वही तरीका अपनाया जाता है डीएनए के होल सीक्वेंस को जानने के लिए। अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ बाय टेकिंग वन इमेज। ठीक है, एक इमेज, ये देखो, ये इमेज एनसीईआरटी की नहीं, आपको वो लाइन समझाने के लिए बता रहे हैं। देखो ये हमारा क्रोमोसोम है तो डीएनए का ही कॉम्पैक्ट वर्जन। तुमने इस डीएनए को काटा, आपको देखो ये डीएनए मिल गया। क्या सारे डीएनए के टुकड़े सेम है? नहीं, ये देखो बड़ा है, ये कितना छोटा है। तो आपको डीएनए के बहुत वेरिंग लेंथ मिलते हैं, क्योंकि जो कैची है, जो मॉलिक्यूलर सीजर है, जो हमारा एंजाइम है, वो नाप के नहीं काटता, वो काटा पीटी मारता है बट रैंडम। इसीलिए तुम्हें डीएनए कितने अलग अलग साइज के मिल रहे हैं फ्रेगमेंट्स। तो सबसे पहले डीएनए को काटो, ठीक है, जो फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उनकी क्लोनिंग कर लो, सो दैट क्लोनिंग कर लोगे एक सेफर साइड पर हो जाओगे। उसके बाद क्या होता है, ये देखो, हर एक टुकड़े को ले जाओ फ्रेडरिक सैंगर के मशीन में, जो सीक्वेंसर है उसमें सीक्वेंस कर लो। तो तुमने इस टुकड़े को सीक्वेंस किया, इस टुकड़े को सीक्वेंस करने के बाद तुम्हें ये सीक्वेंस मिला, इस टुकड़े को सीक्वेंस किया, ये सीक्वेंस मिला, फिर इस टुकड़े को सीक्वेंस किया, ये सीक्वेंस मिला। तुम्हें जो सीक्वेंस मिल गया है, अब तुम इसको अरेंज कैसे करोगे? तो इस सीक्वेंस में देखो कुछ ओवरलैपिंग सेगमेंट्स है, देखो जैसे CAGT, ठीक है, ये देखो CAGT, T तो नहीं, AGT ये आ रहा है। अब इस सेकंड वाले में भी देखो AGT आ रहा है, फिर इसके एंड में देखो ये CGA है, ACGA, यहां पे भी ACGA आ रहा है। ये जो ओवरलैप है यहाँ पे भी, फिर ये और ये ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स है ना। तो ये ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स की मदद से, ठीक है, ये देखो ओवरलैपिंग, देखो ये वाला सेगमेंट इस वाले सीक्वेंस में भी है, ये वाला सेगमेंट इस वाले सीक्वेंस में भी है। दैट मीन्स ये इसका एंड है, दैट मीन्स ये इस सीक्वेंस का स्टार्टिंग है। अगर ये इसका एंड है, दैट मीन्स ये इसका स्टार्टिंग है। तो दैट मीन्स दिस इज हाउ एक पूरा का पूरा सीक्वेंस आ सकता है। देख रहे हो? तो सीक्वेंस कर लिया, फिर ऑर्डर द सीक्वेंस इनटू ओवरऑल सीक्वेंस विद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की मदद लेकर के, ठीक है, सॉफ्टवेयर की मदद लेकर के दिस इज हाउ ओवरलैपिंग सीक्वेंस का इस्तेमाल करके हम डीएनए को सीक्वेंस कर पाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट
ये एनसीईआरटी ने सिर्फ लिखा हुआ है। अब देखो एनसीईआरटी का एक डायग्राम, एक लड़की है, इसके बालों से हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। डीएनए हमारा क्रोमोसोम के फॉर्म में पड़ा रहता है। ये क्रोमोसोम है क्या? डीएनए का ही कॉम्पैक्ट वर्जन है। ये पढ़ाया है ना पैकेजिंग कैसे करते हैं। अब इस डीएनए को काटा पीटा तोड़ा, ठीक है, फ्रेगमेंट्स निकले, एम्पलीफाई किया, उसको मशीन में डाल के देखो सीक्वेंस निकाल ली, ठीक है। सीक्वेंस कैसे निकालते हैं? ओवरलैपिंग रीजन्स का इस्तेमाल करके। अब जब ये सब सीक्वेंसिंग निकाल ली, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग, जो भी मैंने आपको बताया। फिर इन सीक्वेंस को अलाइन कर पाना बेटा ह्यूमन के बस की बात नहीं थी। दैट मीन्स आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए थे, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स चाहिए थे, जो कि डेवलप किए गए उन सीक्वेंस के बारे में प्रॉपर सीक्वेंस समझने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। दीज सीक्वेंसेस वर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड, ठीक है, उनको फिर एनोटेट कर लिया गया एंड वर असाइन टू ईच क्रोमोसोम। एनोटेट मतलब लिखना, जैसे मैं लिख रही हूँ ना, दैट मीन्स एनोटेट कर रही हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। फिर सीक्वेंस को एनोटेट कर लिया गया और कौन सा सीक्वेंस किस क्रोमोसोम को बिलोंग करता है वो भी बता दिया गया, ठीक है। तो हमें पता चला कि क्रोमोसोम 1 क्योंकि हमारा बहुत बड़ा है, तो इस पे जीन्स भी बहुत सारे हैं। हर जीन की सीक्वेंस करने में लग गया बहुत ज्यादा टाइम। जो हमारा प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट होना चाहिए था, वो 2003 में कंप्लीट ना हो करके वो कंप्लीट हुआ 2006 में, और इसी की वजह से हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिले हो गया था बाय 3 इयर्स, ठीक है। और ये सबसे आखिरी में सीक्वेंस हुआ था क्रोमोसोम 1। तो देखो लिखा हुआ है, दिस वाज लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स टू बी सीक्वेंस्ड। सबसे छोटा होता है एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि सॉरी सबसे छोटा होता है वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम में बड़े कम जीन्स प्रेजेंट होते हैं, कम जीन्स है, कम सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो क्रोमोसोम वाई के पास पता चला हमें सबसे कम जीन्स थे, क्रोमोसोम के 1 के पास सबसे ज्यादा जीन्स थे। क्रोमोसोम 1 मई 2006 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो ये हमारी एनसीईआरटी की कुछ लाइंस है। अब जब ये सब प्रोजेक्ट हो गया तो हमें पता क्या चला, और देख लेते हैं। ये एक एक लाइन बेटा एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी में देखो सेम डिट्टो इसी तरीके से लाइंस दी हुई हैं, मैंने कुछ ऐड नहीं किया अपनी तरफ से इसमें। तो व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम? सम ऑफ द सेलिएंट ऑब्जर्वेशन जो ड्रॉ किया गया फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। हमारे ह्यूमन जीनोम में 316.4.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस है बेटा, इतने बेसेस हैं, ठीक है। डेफिनेटली बेस पेयर पूछेगा तो आपको डबल करना पड़ेगा। तो आज हम जो बोलते हैं ना कि हमारे पास इतने बेस पेयर हैं जीनोम में, जीनोम मतलब हैप्लॉइड कंटेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सब हमें इसी से पता चल पाया था। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अगर हम एवरेज जीन की बात करें, हमारे पास बेटा देखो 30,000 जीन्स है। अब हर जीन का साइज तुम थोड़ी जानोगे, तुम्हें जेनेटिक्स पे इतनी स्टडी थोड़ी करनी है। इन्होंने बोला, इन्होंने एवरेज जीन लेंथ बताई है। एवरेज आपको पता है ना, जैसे आपके क्लास का निकाला जाता है एवरेज स्कोर की क्लास, मान लो आप क्लास 12th में हो, तो आपकी क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस क्या है। एवरेज परफॉर्मेंस अगर मैं बोलूँ आपकी क्लास की 70% है, तो इसका ये मतलब तो है नहीं ना कि हर बच्चा 70 ला रहा है। कुछ बच्चा 100 भी ला रहा होगा, कुछ बच्चा 95 भी ला रहा है, कुछ बच्चा 80 भी ला रहा होगा, कुछ बच्चा 30-40 वाले कैटेगरी में भी है ना। आप नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हो, लेकिन एवरेज का मतलब सबको पता है, मैथ्स में पढ़ा एवरेज कैसे निकालते हैं। तो उन्होंने एवरेज जीन की बात कही है कि जो एवरेज जीन की लेंथ होती है, तो एवरेज जीन की लेंथ को हम कैसे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ बेसिस। तो एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, बट ये एवरेज जीन की साइज है। दैट मीन्स जीन की साइज वेरी कर सकती है। हर जीन के पास 3000 बेस है, ये फिक्स नहीं है, इट कैन वेरी। तो देखो लिखा हुआ है, बट साइज वेरीज ग्रेटली विथ लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बिंग डिस्ट्रॉफिन जीन। हमने कहा एवरेज जीन की साइज 3000 बेस है, बट हमारे पास एक डिस्ट्रॉफिन जीन है, ये लार्जेस्ट जीन है। तो इस जीन को लार्जेस्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके पास बेटा 2.4 मिलियन बेसेस है। और एक जीन हमारे पास TDF होती है बेटा, इसको सबसे छोटा कहा गया है क्योंकि ये 14 बेसेस है। ये पता है कहां पर होती है? वाई क्रोमोसोम पे। वाई क्रोमोसोम पे मौजूद होता है बेटा TDF। तो ये सबसे छोटी जीन है। क्यों छोटी जीन है? आप देख सको इसकी साइज 14 बेसिस। ये सबसे बड़ी क्यों है? साइज देख लो कितने बेसिस हैं, 2.4 मिलियन बेसिस, ठीक है। तो साइज कैन वेरी, बट एवरेज जीन का साइज उन्होंने बता दिया है कितना होता है। उसके बाद शुरुआत में ये एस्टिमेट किया गया था कि हमारे पास 80,000 से लेकर के 1,40,000 जीन्स हैं, ठीक है।
बट ये प्रोजेक्ट होने के बाद हमें एक्चुअल फिगर पता चली कि हमारे पास बेटा 30,000 जीन्स हैं और ये 30,000 जीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जो हमें यहाँ से ये सबूत देते हैं कि एक क्रोमोसोम पर इसका मतलब एक से कई ज्यादा जीन्स मौजूद हैं, क्योंकि 30,000 लोग हैं ऐसे समझो, और 30,000 लोगों के लिए कमरा कितना है 46 ओनली, या आप कह सकते हो 23 पेयर्स, है ना। तो आप सोचो दैट मीन्स एक कमरे में भर भर के बहुत सारे लोग हैं, है ना। वही कहानी है हमारे जीन का। उसके बाद इन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑन पीपल। यस, मेरा, तुम्हारा और जितने भी बच्चे हैं बेटा घर में, तुम्हारे बच्चे या जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया ही नहीं, सबका 99.9% डीएनए इज सेम, क्योंकि सबका फिर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम है। दैट मीन्स मेरे और तुम्हारे में सिर्फ 0.1% का डिफरेंस है, और वही 0.1% बेसिस बनाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है, जो कि आप पढ़ोगे नेक्स्ट। उसके बाद हम कहते हैं जो फंक्शन है ओवर 50%, ऐसे 50% लगभग जीन्स है जिनका फंक्शन हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि सीक्वेंस एनोटेशन किया गया था ना बेटा। तो सीक्वेंस एनोटेशन में तुमने कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों को सीक्वेंस किया है, तो नॉन कोडिंग काम थोड़ी करते हैं, कोड थोड़ी करते हैं। डेफिनेटली ऐसे भी बहुत सारे जीन के सीक्वेंस निकल करके आए, ऐसे भी पार्ट का सीक्वेंस निकल करके आया जो कोड नहीं करता था। दैट इज वाई फंक्शंस दे आर अननोन। बहुत कम जीनोम ऐसा है बेटा जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। हमारा जीन जो डीएनए है वो ज्यादातर किसका बना हुआ है बेटा? रिपीटेड सीक्वेंस का बना हुआ है। रिपीटेड सीक्वेंस क्या होता है? देखो डिफाइन किया हुआ है, ये ऐसे डीएनए के स्ट्रेच होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स दे आर बीइंग रिपीटेड बैक टू बैक। समटाइम्स इनका नंबर 100 से 1000 टाइम्स तक जा सकता है। ये रिपीटिंग सीक्वेंसेस जो होते हैं इनका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है, बट इनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। जैसे मान लो बेटा ये आपका डीएनए का स्ट्रेच है, ठीक है, दिस इज योर डीएनए, ठीक है। आपको पता है आपका जो डीएनए है वो किसका बना हुआ है? आपका डीएनए जीन है। ओहो, आपके डीएनए के पास जीन्स हैं, दैट मीन्स जो कोड करेंगे, एंड देन व्हाट यू हैव? जंक डीएनए, बाई नॉन कोडिंग। अगेन व्हाट यू हैव? अगेन व्हाट यू हैव? जीन वाला सेगमेंट जो कोड करने वाले हैं। देन अगेन यू हैव नॉन कोडिंग, जंक डीएनए। फिर आपके पास क्या है बेटा? जीन जो कोड करेंगे। देन अगेन व्हाट यू हैव? जंक डीएनए, ठीक है, जंक डीएनए, नॉन कोडिंग, ठीक है। हमारा डीएनए ऐसा होता है, कोडिंग नॉन कोडिंग, कोडिंग नॉन कोडिंग, कोडिंग नॉन कोडिंग, इस तरीके से। अब जो हमारा जंक डीएनए होता है ना बेटा, इन ये जिस सीक्वेंस का बना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बना है ATGC, 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 ठीक है। यहाँ पे भी सीक्वेंस है ATGC, 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 ठीक है। तो आप देखो ये ATGC की जो यूनिट्स है ये बैक टू बैक रिपीट हो रही है। एक बार यहाँ रिपीट हुई, फिर यहाँ रिपीट हुई, फिर यहाँ रिपीट हुई। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा ATGC का, ये कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी AA, TT, GG, CC, ये हो सकता है A, G, G, C, ये हो सकता है GA, CTT, कुछ भी हो सकता है बेटा। मैंने एग्जाम्पल लिया है ATGC का क्योंकि मेरे मुंह पे यही ATGC चढ़ा हुआ है। आप किसी भी सीक्वेंस को यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, बट ये जो सीक्वेंस है ये नॉन कोडिंग है, किसी काम के नहीं है, इसलिए इनको जंक कहा गया है। वो तो बेटा बाद में पता चला कि इन्हीं सीक्वेंस को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, ये बाद में पता चला था, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, ये देखो ये जो सीक्वेंस है ये बैक टू बैक रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर फिर से रिपीट होने लगा। तो ऐसे स्ट्रेच ऑफ डीएनए
के सीक्वेंसेस जो बार बार रिपीट होते हैं बैक टू बैक, नॉट 1 2 3 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स दे आर बीइंग रिपीटेड, सच सीक्वेंस दे आर सेड टू बी रिपीटेड सीक्वेंस। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद हमें पता चला कि हमारा ज्यादातर डीएनए बेटा इसी रिपीटेड यूनिट्स का बना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कौन से रिपीट्स का एग्जाम्पल लिया, ATGC, कोई भी रिपीट हो सकता है बेटा, कोई भी, ये XYZ कोई भी रिपीट्स हो सकता है। तो हमारा डीएनए इन्हीं रिपीट्स का बना होता है। तो हमारा ज्यादातर डीएनए दे आर मेड अप ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस, ठीक है, जिनका काम नॉन कोडिंग है पर जिनको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज्यादा जीन है, कितना, 2968। हर जीन की सीक्वेंस करने में बड़ा ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए प्रोजेक्ट गॉट डिलेड बाय, इसकी कंप्लीट कब हुई थी सीक्वेंसिंग, completed in May 2006। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट था एक्सेप्ट क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग। एंड वाई हैज द fewest, that is 231। इनके पास सिर्फ 231 जीन्स है, कम जीन्स है, जल्दी सीक्वेंस हो गए। नेक्स्ट साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया बेटा 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसे हैं जहां पर डिफरेंस सिर्फ सिंगल नाइट्रोजन बेस में है, ठीक है। अब ऐसे लोकेशंस को प्रोनाउंस निप्स करते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या होता है ये देखो, ठीक है। मान लो बेटा ये देखो आपके पास हमने एक सीक्वेंस लिखा है ATGG AATTGG CC ATTGG CC ATTGG ACTTGG एक डीएनए का सीक्वेंस ये है जो हमें अपने एक डीएनए के सेगमेंट एक जगह से मिला। दूसरा डीएनए का सीक्वेंस ये है जो उसी डीएनए के एक जगह से मिला। तीसरा ये सीक्वेंस है डीएनए के एक जगह से मिला। जैसे मान लो ये डीएनए है, दिस इज योर डीएनए, ठीक है, ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है। डीएनए के यहाँ के सेगमेंट को देखा तो ये सीक्वेंस आया, फिर यहाँ पर देखा तो ये सीक्वेंस आया, फिर यहाँ के सेगमेंट की सीक्वेंसिंग की तो ये सीक्वेंस आया, फिर यहाँ के सेगमेंट की सीक्वेंसिंग की तो ये सीक्वेंस आया। फॉर एग्जाम्पल 4 जगह से तुमने डीएनए को काटा पीटा, ठीक है, उसकी सीक्वेंसिंग करी तो ऐसा कुछ आया, समझ लो। तो आप देख सकते हो चारों जगह पर जो आपने सीक्वेंस करके निकाला ये सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। ये सीक्वेंस, यस, इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है बेटा, सेकेंड पोजीशन में ही डिफरेंस आ रहा है। ये देखो रेस्ट सारा चीज सेम है, बाकी का देखो ये पूरा का पूरा सेम, पहला भी सब में सेम है। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस एट ओनली सिंगल नाइट्रोजन बेस। एक सेकेंड पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन बेस है बेटा वही सिर्फ अलग है इन चारों लोकेशंस पर। ये तो लोकेशन 1 था, लोकेशन 1, ठीक है, ये लोकेशन 2, ये लोकेशन 3, ये लोकेशन 4। मैंने एक डीएनए लिया और 4 लोकेशन के उसके सीक्वेंस देखे तो मुझे क्या दिखाई दिया कि इन 4 लोकेशन पर डीएनए का सीक्वेंस सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस सेकेंड पोजीशन के नाइट्रोजन बेस पर है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहा गया है, न्यूक्लियोटाइड मतलब आपको पता है न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें आती हैं, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। तो सिंगल नाइट्रोजन बेस में फर्क है, उस सिंगल नाइट्रोजन बेस में फर्क होने की वजह से आपको डीएनए के एक नहीं 4 रूप दिखाई दे रहे हैं, आपको 4 फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं। मॉर्फिज्म का मतलब, मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म्स, पॉली का मतलब होता है मैनी।
तो डीएनए के जो आपको मेनी फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, उसका एकमात्र रीजन ये है कि हमारे एक नाइट्रोजन बेस में डिफरेंसेस आ सकता है। सारा का सारा सेम हो, सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस में डिफरेंस आ सकता है, और उस डिफरेंस जो एक नाइट्रोजन बेस की वजह से होता है उसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ऐसे हमारे पास सिर्फ, ये तो 4 एग्जाम्पल लिया है, ऐसे हमारे पास 1.4 मिलियन लोकेशंस है डीएनए में जहां पर डिफरेंस सिर्फ एक ही नाइट्रोजन बेस का होता है बेटा। ठीक है, तो ये भी हमें पता चला बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये सारे गोल्स थे बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ये सारा तो हमें पता चल गया, इससे हमें ये भी पता चल गया कि हमारा 99.9% डीएनए तो सेम है, डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ डिफरेंस है हमारा इसमें 0.1% में, और उसी 0.1% का हम इस्तेमाल करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस को समझने के लिए जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या नाम है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहले नॉर्मल मेथडोलॉजी समझ लो, जो जो थ्योरेटिकल पार्ट है एनसीईआरटी का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बेटा डीएनए की प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। जैसे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो ना सोशल मीडिया पर, ठीक है, सिमिलरली अगर डीएनए के सीक्वेंसेस करो, डीएनए के बैंड्स पता चले, तो डीएनए की भी प्रोफाइल बनती है, उसको डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं या डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि दे हैव 0.1% ऑफ जीनोम, ठीक है, और 3.10/6 डिफरेंसेस इन द बेस सीक्वेंस। द डिफरेंसेस अकर नॉट ओनली इन जीन्स बट ऑल्सो इन रेपिटेटिव डीएनए। होता क्या है बेटा, हमारे पास 99.9% डीएनए क्या है, सेम है। ठीक है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 0.1% का। 0.1% किसका, हमारा जीनोमिक कंटेंट का, 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का। इसका 0.1% निकालोगे तो 3 × 10⁻⁶ आएगा। बच्चों को लगता है कि 0.1% ही डिफरेंस, इतना कम। बेटा वो 0.1% सोचो किसका, बिलियन बेस पेयर का। तो उस बिलियन बेस पेयर का 0.1% निकालोगे ना तो 3 × 10⁻⁶ आएगा। इतना डिफरेंसेस है हमारे बेस सीक्वेंस में, ही बहुत होता है। ठीक है, तो इतना बहुत है हमारे तुम्हारे और सब में अंतर जानने के लिए। और चोर कह रहे हैं, क्राइम किसने किया है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिटिंग द क्राइम, इनको जानने के लिए। ठीक है, अब इस डिफरेंस को पता कैसे करें, तो पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो और देखो क्या लिखा हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन द डीएनए सीक्वेंस, जिसको हम बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। क्या पूरे के पूरे डीएनए इस्तेमाल होते हैं फिंगरप्रिंटिंग में, नहीं, सिर्फ रेपिटेटिव डीएनए जो भी मैंने आपको समझाया था उन्हीं का इस्तेमाल करते हो आप। वैसे तो हम उसको जंक कहते हैं, बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसी को काम कर रहे हो। जंक सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी प्रोटीन वगैरह के लिए कोड नहीं करता। तो सिर्फ रेपिटेटिव डीएनए का ही इस्तेमाल कर रहे हो आप फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए, नॉट रेस्ट ऑफ द डीएनए। क्योंकि रेस्ट ऑफ द डीएनए तो मेरा तुम्हारा सबका सेम है, अगर कर भी लोगे तो फायदा क्या है, अंतर ढूंढना है ना मेरे तुम्हारे में। तो अंतर जहां मौजूद है उन्हीं का तो इस्तेमाल करोगे सेगमेंट का, और अंतर मौजूद होता है रेपिटेटिव डीएनए में। ठीक है, ये जो रेपिटेटिव डीएनए है इनको सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डीएनए। इनको सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डीएनए, कैसे, बाय यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। आपने पहले भी सुना हुआ है। आप जैसे मान लो मेरे को अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, मैं अपने डीएनए को आइसोलेट करूंगी। मेरे उस डीएनए में बेटा, मान लो ये मेरा डीएनए है, मेरे उस डीएनए में एक जीन भी है जो कोडिंग पार्ट है, और एक नॉन कोडिंग पार्ट भी है जिसको हम जंक डीएनए कह रहे हैं, और जिसको हम रेपिटेटिव डीएनए भी कह रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कुछ इस प्रकार का डीएनए है, मैं क्या करूंगी, इसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन करा दूंगी। ठीक है, तो डेंसिटी वाइज हमारा डीएनए सेपरेट हो जाता है। तो होता क्या है, होता क्या है, जब आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन कराते हो तो आपको 2 पीक्स मिलती हैं। जो बड़ी पीक्स होती है आफ्टर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन, ये हमारे बल्क डीएनए की होती है, और ये बल्क डीएनए तो बेटा सेम है इन ऑल इंडिविजुअल्स। अगर तुम इस पे स्टडी करोगे, इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने की कोशिश करोगे तो फायदा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ठीक है, जो छोटी पीक मिलती है वो किसकी मिलती है बेटा, रेपिटेटिव डीएनए की, जो हमारे सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसका हमारा
डीएनए बना हुआ है, जो अभी मैंने आपको बताया। तो तुम इसका इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल, ये इस्तेमाल करोगे, बिकॉज इट इज डिफरेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स, एंड दिस इज यूज्ड, दिस इज यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दिस इज यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस रेपिटेटिव डीएनए को तुम सैटेलाइट डीएनए कहते हो। जैसे प्लैनेट हमारे मेन है, सैटेलाइट सेकेंडरी है, तो मेन बल्क तो ये है, ये सेकेंडरी है, तो इसलिए इसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेगमेंट डीएनए बार बार रिपीट होता है, तो दैट इज बाय दे आर नोन एज रेपिटेटिव डीएनए। अब ये जो रेपिटेटिव डीएनए है या जिसको सैटेलाइट डीएनए कह रहे हो, ये दो प्रकार का हो सकता है। ये दो प्रकार, ये दो टाइप्स किस पे डिपेंडेंट आओ मैं आपको बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बल्क डीएनए हमारा मेजर पीक बनाता है और स्मॉल पीक को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए का ही वो सेगमेंट है। सैटेलाइट डीएनए इज अ टाइप ऑफ रेपिटेटिव डीएनए ओनली। अब सैटेलाइट डीएनए तुम्हारा दो टाइप्स का हो सकता है, ये देखो, ये दो टाइप किस पे डिपेंड करते हैं कि जो डीएनए का सेगमेंट है वो किस बेस का बना हुआ है, ठीक है, उसका लेंथ कितना है और उसमें नंबर ऑफ रिपीट्स कितने हैं। ठीक है, जैसे मान लो बेटा, मान लो मैंने ये एक रेपिटेटिव डीएनए बनाया है, ठीक है, अब उस रेपिटेटिव डीएनए में, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रही हूं बेटा, ये एक प्रकार का रेपिटेटिव यूनिट है, दैट मीन्स एक प्रकार का ये सैटेलाइट डीएनए है। इस डीएनए में ए ए टी टी जी जी सी सी, ए ए टी टी जी जी सी सी, ए ए टी टी जी जी सी सी। आप देख सकते हो एक यूनिट, ये है यूनिट, बार बार रिपीट हो रही है, ये है यूनिट, बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहां पर इस नंबर ऑफ रिपीटिंग, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रिपीट्स कितने हैं, तो 3। ठीक है, किसी में ये रिपीट्स 4 बार हो सकते हैं, जैसे मान लो मेरे में ये 3 है, किसी में 4 बार हो सकते हैं, किसी बच्चे में 10 बार हो सकते हैं, किसी बच्चे में 15 बार हो सकते हैं, किसी बच्चे में 50 बार हो सकते हैं। तो ये जो रिपीट का नंबर है ना, ये हम सब में वेरी करता है, और ये जो रिपीट्स का नंबर वेरी करता है ना बेटा, यही बेसिस बनाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, यही बेसिस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो कोई रिपीट कितनी बार रिपीट हो रहा है, इस क्राइटेरिया पर हमारा एक टाइप ऑफ सैटेलाइट डीएनए हो सकता है। लेंथ ऑफ सेगमेंट, जैसे यहां पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 बेस पेयर का ये रिपीट है, 8 बेसेस का रिपीट है ये। आपको पता है वैसे डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, बेस पेयर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 8 बेसेस का रिपीट है, कभी कभार 4 बेसिस का भी हो सकता है, कभी कभार इसकी साइज और बड़ी हो सकती है। तो कितना बड़ा हमारा रिपीट है, इस पर भी डिसाइड होता है टाइप ऑफ सैटेलाइट डीएनए। उसके बाद बेस कॉम्पोजिशन का मतलब है कि हमारे रिपीट में किस बेस की संख्या ज्यादा है, ए की, टी की, जी की, सी की, इस पे भी डिसाइड होता है टाइप ऑफ सैटेलाइट डीएनए। तो 3 क्राइटेरिया होते हैं, तीनों हमने देख लिया, नंबर देख लिया, लेंथ भी देख लिया, जैसे यहां पर लेंथ भी बता दिया, और कॉम्पोजिशन भी समझा दिया। इसको मद्देनजर रखते हुए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, हमारे पास कितने टाइप ऑफ सैटेलाइट डीएनए हैं? 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए इज देयर, 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए। एक आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड पर, दैट इज VNTR। क्या बोल रहे हैं उसको? VNTR। VNTR का फुल फॉर्म क्या है बेटा? VNTR का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। टेंडम का मतलब होता है बेटा बैक टू बैक। तो आप खुद देखो, ये जो रिपीट्स हैं, ये जो रिपीट्स है वो बैक टू बैक लगे हुए हैं ना, ठीक है। रिपीट्स क्यों कर रहे हैं आपको पता है, क्योंकि बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, और ये नंबर वेरी करता है, इसलिए वेरिएबल। हर इंडिविजुअल में नंबर वेरी करेगा, इवन क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी कर सकता है। अगर मेरे क्रोमोसोम 1 में ये रिपीट 3 बार है, तो हो सकता है क्रोमोसोम 2 में ये दूसरा हो, ठीक है। तो हर नंबर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी तो करता है, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी वेरी कर सकता है। इसको मिनी सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है।
ये एक स्मॉल डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको टैंडमली मतलब बैक टू बैक अरेंज किया जाता है इन मेनी कॉपी नंबर्स। ये जो इसके कॉपी नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसी को कॉपी नंबर्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम अभी जस्ट मैंने बताया, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। इट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्यों? क्योंकि रिपीट्स का नंबर वेरी कर रहा है ना, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। दैट इज वाई इसको बोलते हैं वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और ये पॉलीमॉर्फिज्म बेटा इनहेरिटेबल होती है। इनहेरिटेबल मतलब अगर मम्मी पापा के पास ये यूनिट्स हैं जिसका आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपके पास ये आई होंगी। क्योंकि आपको पता, आपने सीरियल तो बहुत सारे देखते होंगे, तो सीरियल में देखा है ना कि अगर किसी को ये प्रूफ करना होता है कि इस बच्चे के पापा वो हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं ना। बहुत सारे सीरियल तुमने एकता कपूर जी के, या बहुत और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बड़ा कॉमन चीज है पैटर्निटी टेस्ट कराना, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि वो बच्चा किसको बिलोंग करता है, किसका पेरेंट है, तो क्या टेस्ट करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दैट मीन्स ये सेगमेंट देखा जाता है। अगर ये सेगमेंट बच्चे में है तो ऑब्वियसली ये सेगमेंट इसके पापा से ही आया होगा। दैट मीन्स ये सेगमेंट इनहेरिटेबल है। अच्छा, कोई भी सेगमेंट तुम नहीं इस्तेमाल कर सकते, तुमको वो सेगमेंट लेना पड़ेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में ज्यादा होती है। ये एनसीईआरटी लिखती है। तुम ऐसा कोई सेगमेंट पे वर्क करने लगे, ऐसा कोई सेगमेंट इस्तेमाल कर लिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो मिल ही नहीं रहा है किसी में, तो खाक करा पाओगे तुम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं ना बेटा, उनको पता होता है कौन सा सीक्वेंस पे वर्क करना है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ठीक है। तो किस सेगमेंट्स पे आप वर्क कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेगमेंट्स की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ये इनहेरिटेबल भी होने चाहिए। दे शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, वीएनटीआर की साइज लिखी हुई है 0.1 to 20 किलो बेसिस, मतलब इसको 1000 से डिवाइड करो, इतना साइज हो सकता है। जैसे अगर मैं ए टी टी जी जी सी सी ATGC लिखूं, तो ये लेंथ बड़ी हो गई ना। तो जिस सीक्वेंस की लेंथ बड़ी होती है उसको VNTR बोलते हैं। अगर मैं सिर्फ ATGC लिखती, ये छोटी सेगमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं SSR, ठीक है, या इसको बोलते हैं STR। ये दूसरा टाइप ऑफ सैटेलाइट डीएनए है। तो एक टाइप ऑफ VNTR हमने यूज कर पढ़ लिया। अब ये VNTR क्योंकि इसकी साइज बड़ी होती है बेटा, ज्यादातर VNTRs को ही इस्तेमाल किया गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। पुराने टाइम पर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुई थी, जिसकी मदद से हुई थी, वो VNTR है। ऐसा नहीं है कि तुम इस वाले को यूज नहीं कर सकते। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है बेटा, इस वाले सैटेलाइट डीएनए को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बट उस टाइम पर जिसका इस्तेमाल हुआ था दैट वाज VNTR, ठीक है, क्योंकि वो लंबे सेगमेंट्स थे, ठीक है, तो उनके एरर के चांसेस कम थे। इनको सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स कहते हैं, और ये बहुत छोटे सेगमेंट्स के होते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं। इनकी लेंथ बड़ी छोटी होती है। देखो 1 से 6 बेस पेयर, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ATGC, कितना है इसमें? 4 ही तो है बेस पेयर। जो चाहे तुम्हारे SSR हो चाहे तुम्हारे VNTR हो, ये ऐसे सीक्वेंस होते हैं बेटा जो किसी प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करते, तभी इनको नॉन कोडिंग या जंक डीएनए कहा जाता है। बट क्योंकि इनके रिपीट्स होते रहते हैं, इसलिए उसको रिपीटेटिव डीएनए का हिस्सा माना गया है, ठीक है। एंड दे फॉर्म अ लार्जर पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, क्योंकि हमारा डीएनए इन्हीं रिपीटेटिव यूनिट्स का ही बना हुआ है बार बार। एंड दे शो अ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और यही बेसिस बनाते हैं हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। जो वेरिएशन होती है पॉलीमॉर्फिज्म की, जो दिखाई देती है, वो जेनेटिक लेवल पर दिखाई देती है। डेफिनेटली हम सबके जीन के सीक्वेंस वेरी करेंगे, उसी को तुम इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंस जानने के लिए मेरे और तुम में, ठीक है। अब जो डीएनए है हर टिश्यू का, चाहे ब्लड हो, चाहे हेयर फॉलिकल हो, चाहे स्किन हो, चाहे बोन हो, चाहे सलाइवा हो, चाहे स्पर्म हो, फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। हम एक इंडिविजुअल हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, बट हर एक सेल का कॉम्पोजिशन, जेनेटिक कॉम्पोजिशन तो सेम है ना। चाहे तुम रूट हेयर ले लो, चाहे स्पर्म ले लो, चाहे सलाइवा ले लो। तो अगर मुझे अपना डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग निकालना है, तो मैं किसी भी सैंपल में से डीएनए निकाल दूं, चाहे ब्लड का लूं, हेयर फॉलिकल लूं, स्किन लूं, बोन लूं, सबका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेरा ही है ना सेल, तो सबका सेम आएगा। तो आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, सैंपल लेने के लिए, ठीक है। दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई कहानी।
उसके बाद तुम कैसे कराओगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये देखो। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप्स लिखे हुए भी बता दूंगी। आप देख सकते हो बेटा, सबसे पहले तुमने डीएनए सैंपल लिया। सैंपल कहाँ कहाँ से ले सकते हो अभी बताया। अब तुमने इस ब्लड में से डीएनए निकाला। अब देखो डीएनए कितना बड़ा है। इतने बड़े डीएनए के साथ तुम फ्रेगमेंट कैसे करो, मतलब काम कैसे करोगे। तो इस डीएनए को काटना पड़ेगा। ये देखो कैंची लग गई है, कैंची से नहीं काटते, हमारे सेल के मॉलिक्यूलर सिजर्स होते हैं, मतलब लैब में। ठीक है, लैब में मॉलिक्यूलर सिजर्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं बायोटेक में, जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो कैंची की तरह काम कर रहे हैं ना। अब ये कैंची ये धागा काट देगा, काट कट 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 काट दिया। उसके बाद देखो डीएनए मिल गया हमें। अब ये डीएनए का देखो सबका लेंथ अलग अलग आ रहा है, देख सकते हो ना आप, आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि जो कैंची काटती है ये रैंडम कटिंग होती है, तो कभी कोई बड़ा सेगमेंट कभी कोई छोटा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे फ्रेगमेंट चाहे जैसे मर्जी साइज के हों, इनको बड़े इजीली सेपरेट कर लिया जाता है एक जेल में। ये क्या है बेटा? ये है एग्रोस जेल। एग्रोस जेल मिलता है कहाँ से? रेड एल्गी से, है ना। उस एग्रोस जेल में क्या करते हैं हम? डीएनए को डालते हैं। अब डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, फटाफट पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागना शुरू करेगा। डिटेल प्रोसेस अगेन आप बायोटेक में पढ़ोगे, मैम आपको पढ़ाएंगी। तो जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हम, तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं ये साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं और आपको एक बैंड मिल जाती है। जो लॉन्ग है, जो बड़ा साइज है बेटा, वो पीछे ही रह जाता है और छोटा साइज फटाफट आगे भाग जाता है। जैसे ये छोटा साइज है, ये छोटा साइज है, ये छोटा साइज है, वो आगे भाग जाएगा। ये जो लंबे लंबे फ्रेगमेंट्स है वो पीछे ही रह जाते हैं। ये बड़ा और छोटा क्या होगा बेटा? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स है वो डीएनए की बड़ी लेंथ बना लेगा। किसी के पास अगर 10 है तो वो बड़ा हो गया ना, किसी के पास अगर 2 ही रिपीट यूनिट्स हैं तो वो छोटा फ्रेगमेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सेपरेट हो जाता है और हमें एक बैंड मिल जाता है। अब ये तुम्हें जो बैंड मिला है ना बेटा, वो एक जेल पे मिला है। जेल स्टेबल नहीं होती। मान लो तुम्हारे ऊपर किसी ने केस कर दिया है, भैया तुमने खून किया, तुम्हारा ही ब्लड ड्रॉप वहां पर मिला था। तुमने देखा होगा बहुत सारे क्राइम पेट्रोल वाले सीजन्स, है ना। तो क्या होता है वहां पर देखते हैं ना क्या क्या एविडेंसेस मिल रही हैं। अब जो खूनी खून करके जाता है बेटा, वो 1-2 लीटर अपना खून नहीं छोड़ के जाता। मान लो गलती से कटवट लग गया, हल्का फुल्का ड्रॉप ही मिलता है ना। उस ड्रॉप को फॉरेंसिक साइंटिस्ट कलेक्ट करता है और लैब में ले जा करके उनके साथ ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अगर मान लो फॉरेंसिक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंट निकालने के लिए और वो सैंपल ही खराब हो गया, तो क्या करेंगे? एकमात्र एविडेंस था, किसी को फांसी हो सकती थी, किसी को जेल हो सकता था, वही एविडेंस हमसे खराब हो गया। लैब है, ह्यूमंस है, गलती हो सकती है, हम भगवान तो है नहीं। गलती हम करेंगे, लैब में बैठे हो गलती होती। आप जाओ लैब में फिजिक्स केमिस्ट्री में, किसी में कुछ डाल देते हो, किसी में कुछ डाल देते हो, ब्लास्ट करा देते हो, एक्सपेरिमेंट्स हैं, गलती होगी बेटा। ठीक है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम इन सारे के सारे फ्रेगमेंट्स की क्लोनिंग करा सकते हो, बताया ना। क्लोनिंग का तरीका बताया, या तो पीसीआर के थ्रू करा सकते हो या वेक्टर्स और होस्ट सेल्स का इस्तेमाल करके करा सकते हो। ठीक है, तो तुम फ्रेगमेंट्स खराब भी हो जाए, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट आर टू स्मार्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम पे कोई केस लग गया है, ठीक है, तुम पे पड़ोसी ने शक किया, ठीक है, तुम पे पुलिस केस चल रहा है, तो तुमको कोर्ट में ये बैंड लेके थोड़ी जाओगे कि देख लो भैया मेरा बैंड नहीं है। तुम जेल लेके जा नहीं सकते, जेल बहुत नाजुक होती, टूट जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें ये जो डीएनए के बैंड्स मिले हैं ना, जिसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, तुम्हें इसको एक पेपर पे छापना होगा। ठीक है, जैसे हम बचपन में ट्रेस नहीं करते थे, छापते थे, तो यहाँ पे भी छापना पड़ेगा। तो मान लो ये डीएनए के यहाँ पर बैंड्स मिले, ठीक है, तुम्हें क्या करनी है, इसको ट्रेस करना पड़ेगा। तो एक एक तुम्हारा एग्रोस जेल पे डीएनए का बैंड है और एक पेपर लेके गए तुम, उसको नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर कहते हैं। इस पेपर को इस बैंड के ऊपर रखा, तो यहाँ पर जो बैंड होंगे वो इस पेपर पे छप जाएंगे, हल्के फुल्के ही छपे बट छप जाएंगे। तो तुमने क्या किया, तुमने डीएनए को ट्रांसफर किया है। तो डीएनए के ट्रांसफर टेक्निक को बेटा, ठीक है, इस ट्रांसफर टेक्निक को ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं, क्योंकि डीएनए का ट्रांसफर हुआ है, इसको सदन ब्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सदन ब्लॉटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, जो बैंड यहां पर थी, हल्की बैंड आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ये मेम्ब्रेन कैसी है बेटा? ये नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर है। क्या है बेटा? ये नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, या आप कह सकते हो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। अब ये बैंड तुम्हें दिखाई थोड़ी दे रही है, ये तो हमने यहाँ डायग्राम में तुम्हें दिखा दिया है, ये दिखती थोड़ी है, इसको देखना पड़ता है। देखने के लिए क्या करोगे? यहाँ पर फ्रेगमेंट्स हैं जो तुमने काटे हैं, जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने काटे थे। ठीक है, अब इस फ्रेगमेंट का
जैसे मान लो यहाँ पर है, ये जो फ्रेगमेंट इस्तेमाल किए गए हैं, मान लो ये ए टी टी जी जी सी सी वाले हैं, ठीक है। ये वाली रिपीट्स के साथ फॉरेंसिक साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, इस रिपीट्स का नंबर देखेंगे, ठीक है। तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड तैयार कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा इसका, टी टी ए टी सी जी जी। सिंगल स्ट्रैंड एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस्तेमाल कर लिया, मतलब सिंथेसाइज करते हैं, वो खुद से सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, और इसको रेडियो एक्टिव बना देते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब। तो अगर आपसे कोई पूछे रेडियो एक्टिव प्रोब क्या है, तो ये एक सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए है, और ये सिंगल स्ट्रैंड वाला डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे रिपीटिंग यूनिट से। ये वीएनटीआर हमने इस्तेमाल किया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ठीक है। इसको रेडियो एक्टिव बनाया गया है, इसको रेडियो एक्टिव प्रोब कहते हैं। क्यों किया गया है, क्योंकि तुम्हें डीएनए दिख नहीं रहे, इसको देखना है तुम्हें। तो तुम क्या करोगे, फॉरेंसिक साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको ले जा करके यहां पर रख देंगे, इस बैंड्स के ऊपर रख देंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो उससे बाइंड कर जाएगा, जा करके चिपक जाएगा, ठीक है। अब चिपकेगा तो आपको पता है रेडियो एक्टिव चीज लाइट एमिट करती है, तो इसको इस मतलब ये प्रोबिंग करने के बाद इस पेपर को एक बक्से में बंद कर दिया जाता है। देखो बक्सा है, लाइट वाइट नहीं रखते अंधेरे में, ठीक है। तो अंधेरे में फिर रेडियो एक्टिव चीज जहां पर होगी लाइट एमिट करेगी, तो लाइट एमिट करने से तुम्हें डीएनए बैंड कहां पर है उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। एंड दिस इज हाउ तुम्हें डीएनए जो यहाँ पर पूरा बैंड के फॉर्म में दिखाई दे रहा था, अब डीएनए तुम्हें फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में दिखाई देने लगा है। ये आ गई तुम्हारे डीएनए की फिंगरप्रिंट। तो किसी भी इंडिविजुअल का आप सैंपल ले लो ब्लड का, और उससे आप फिंगरप्रिंट निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्लड था, तो मेरा फिंगरप्रिंट कुछ इस तरीके का आया है। तो ये था फिंगरप्रिंटिंग का टेक्निक। क्लियर हो गया सबको? मैं आपको एनिमेशन वीडियो भी दिखाऊंगी, हम यहाँ पे मैं खत्म नहीं कर रही, मैं आपको एनसीईआरटी के जो डायग्राम है वो भी दिखाऊंगी, मैं आपको एनिमेशन वीडियो भी दिखाऊंगी, इसको और वो करने के लिए सबको कोई डाउट ही ना रह जाए, ठीक है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा अपनी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आगे का प्रोसेस। तो हमने इस डायग्राम के थ्रू क्या पढ़ा था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स कैसे होते हैं, क्या क्या चीजें आप फॉलो करते हो डीएनए फिंगरप्रिंट कराने के लिए। डीएनए के जो बैंड्स आते हैं बेटा, इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। जब इसको इस पेपर को बक्से में बंद करते हैं बेटा, उसको ऑटो रेडियो बायोग्राफी कहा जाता है। तो अगर आपको किसी का भी, मेरे का, आपका, आपके घर में किसी का भी डीएनए फिंगरप्रिंट जानना है, तो इसी तरीके से प्रोसेस करना पड़ेगा, तो लास्ट में बैंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बैंड बनाते हैं बेटा। देखो जैसे ये आपको एक ब्लड सैंपल मिला बेटा, आपको एक फॉर एग्जांपल ब्लड सैंपल मिला, और ये ब्लड सैंपल कहाँ से मिला आपको, क्राइम सीन से। तो क्राइम सीन पर पुलिस पहुंची, पुलिस के साथ साथ पहुंचे सारे फॉरेंसिक साइंटिस्ट। आपने देखा होगा ना, कोई भी मर्डर सीन होता है फटाफट फॉरेंसिक साइंटिस्ट को बुलाया जाता है या सैंपल भिजवा दिया जाता है, पूरी इनकी टीम आती है और ऐसे ब्रश लेकर के, ग्लव्स लेकर के दे स्टार्ट, जो हमें चीज नहीं दिखाई देती वो उनको दिखाई दे जाती है ना, वो छोटे माइन्यूट चीजें से भी एविडेंस निकाल लेते हैं। तो वहां से ब्लड सैंपल निकला, ब्लड को फिर डाइजेस्ट कराए होंगे वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर सारे फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कराया गया एग्रोस जेल का इस्तेमाल करके। वो जो बैंड्स जेल पर बनी थी उनको ट्रांसफर कराते हैं बेटा पेपर पे। इस ट्रांसफर टेक्निक को ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं, सब लिखवाएंगे। उस पेपर का नाम होता है नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, ठीक है। अब वो जो डीएनए के बैंड से बेटा दिख थोड़ी रहे हैं, हमें देखना है उनको, तो देखेंगे कैसे, उनका कॉम्प्लीमेंट्री फॉरेंसिक साइंटिस्ट सिंथेसाइज करके एक स्ट्रैंड रखते हैं जिसका नाम होता है सिंगल स्ट्रैंड प्रोब। उस प्रोब को रेडियो एक्टिव बनाया जाता है। रेडियो एक्टिव इसलिए क्योंकि वो लाइट एमिट करेंगे, ठीक है, और लाइट एमिट करने की वजह से जहां जहां पर वो होंगे वहां वहां से इजिली आप लोकेट कर सकते हो डीएनए की बैंड, ठीक है। तो वो सब फिनोमिना करके दोबारा से देखो उस ब्लड का डीएनए फिंगरप्रिंट बना लिया। हमें नहीं पता ये किसका ब्लड है। अब पुलिस वालों को 3 पे शक है। एक है सस्पेक्ट नंबर 1, ये है यशिका मैम, ठीक है। ये है सस्पेक्ट नंबर 2, कुछ कुछ बच्चों को कमेंट्स देखती हूं मैं, तो ये एक मान लो एक बच्ची है, कौन सी बच्ची, क्या नाम दे, प्रियांशु, प्रियांशु कह लो या प्रियांशी कह लो, ठीक है। और ये है अंकित फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 3 बच्चे हैं हमारे पास, एक यशिका मतलब एक यशिका मैम है आपकी, और 2। तो पुलिस वालों को बेटा एक सोसाइटी में कहीं मर्डर हो गया है, और उन पुलिस वालों को
3 बंदों पर शक था, सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2, सस्पेक्ट 3। तो यशिका मैम का भी ब्लड लेकर के जाएंगे, सस्पेक्ट 2 का भी ब्लड लेकर के जाया जाएगा, सस्पेक्ट 3 का भी ब्लड लेकर के जाया जाएगा, मतलब यशिका का, प्रियांशी का और अंकित का। फिर उसी तरीके से सेम प्रोसेस किया जाएगा और सबके फिंगरप्रिंट्स और बैंड्स ले लिए जाएंगे। जब फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं तीनों सस्पेक्ट पे जिन पे शक है, तो फिर उनको मैच किया जाता है उस ब्लड के सैंपल से जो हमें क्राइम सीन से मिला था। दैट मीन्स अगर मैच कर गया, दैट मीन्स इनमें से ही कोई है जो वहां क्राइम सीन पर मौजूद था, जिसने क्राइम कमिट किया है ना। तो मैच करो। अगर मैं इसका सस्पेक्ट 1 से मैच करूं तो यहां पर एक डीएनए की बैंड दिखाई दे रही, बट यहां पे नहीं दिखाई दे रही। दैट मीन्स ये नहीं है, मैं बच गई। ठीक है, अब आ जाओ सस्पेक्ट नंबर 2। सस्पेक्ट नंबर 2 का मैच करो, मैच हो गया, ये मैच कर गया, बिल्कुल मैच कर गया। ये इसकी पोजीशन इससे बैंड से मैच कर गई, बिल्कुल सही। इसकी पोजीशन इससे मैच कर गई, बिल्कुल मैच कर गया ये तो। दैट मीन्स सस्पेक्ट 3 का भी मैच नहीं करा। देखो यहाँ पर एक बैंड, बीच में एक अलग ही बैंड दिखाई दे रहा है। सस्पेक्ट 3 का भी मैच नहीं करा। किसका मैच किया? प्रियांशी। दैट मीन प्रियांशी ने क्राइम कमिट किया है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, बेटा हो सकता था मैं भी अपना नाम लिखती तो मैं बन जाती, कोई ऑफ एंड मत हो जाना, जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरीके से पता लगाया जाता है। क्योंकि अगर प्रियांशी का डीएनए बिल्कुल इसकी जैसा आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों खून एक ही इंसान के हैं। क्योंकि दुनिया में बेटा कोई भी इंसान ऐसे नहीं है जिनके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी और से मैच करे। हर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, मेरा हो, प्रियांशी का हो, अंकित का हो, राजू का हो, किसी और भी बच्चे का हो, ठीक है, प्रियंका का हो, सबका अलग है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक विद रिस्पेक्ट टू द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर किसी 2 सैंपल का डीएनए फिंगरप्रिंट सेम आ रहा है, दैट मीन्स वो दोनों ब्लड एक ही इंसान को बिलोंग करते थे, इसी वजह से ये पकड़ी जाएगी। क्लियर है? सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस ऐसे होते हैं बेटा, सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस ऐसे होते हैं जो एक ही जाइगोट से 2 बच्चे बनते हैं ना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम होता है क्योंकि सेम जाइगोट से बने हैं, इसलिए डीएनए सीक्वेंसेस सेम आती है। अदरवाइज जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं बेटा, उनका भी मैच नहीं करता। भाई बहन किसी का मैच नहीं कर सकता। एवरी पर्सन इज यूनिक विद रिस्पेक्ट टू द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो ये होता है तरीका। अब आओ मैं आपको एनसीईआरटी का एक और डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, अब एनसीईआरटी ने, जैसे अभी हमने पकड़ा ना खूनी कौन है, क्राइम किसने कमिट किया, एनसीईआरटी ने भी करना सिखाया है। एनसीईआरटी ने 2 इंडिविजुअल्स लिए हैं, एक इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल बी है। मान लो ये आपकी यशिका मैम है, ठीक है, और ये मान लो कौन है, फॉर एग्जाम्पल अंकित। प्रियांशी को बार बार दोषी थोड़ी ठहराएंगे, कोई और बच्चा लेते हैं, ठीक है। सो यस, तो इंडिविजुअल बी इज अंकित। तो हमने पढ़ा था क्या कि अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है, स्टडी करनी है, तो आपको क्रोमोसोम्स पे स्टडी करनी पड़ेगी। क्रोमोसोम्स पर आप क्या देखोगे? आप क्रोमोसोम्स पर रिपीट्स देखते हो, ठीक है। वो रिपीट्स बैक टू बैक लगे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इस रिपीट्स का नंबर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी तो करता ही है बेटा, इवन क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी वेरी करता है। ये आपको प्रूफ दिखाई देगा। जैसे देखो, इंडिविजुअल ए का क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 16 की स्टडी की जा रही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, केस के लिए। इंडिविजुअल बी का भी फिर तुम उसी क्रोमोसोम का पढ़ोगे। दिस इज क्रोमोसोम 7, दिस इज क्रोमोसोम 2 एंड दिस इज क्रोमोसोम 16। यहां पर उन्होंने सिर्फ 3 क्रोमोसोम लेकर के समझाया बेटा, सारे के सारे क्रोमोसोम्स का इसी तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंट निकाला जाता है, मैचिंग कराया जाता है, ठीक है। बट दैट वुड बी अ वेरी टीडियस टास्क, इसलिए एनसीईआरटी सिर्फ 3 क्रोमोसोम का ही लेकर के समझाती है। 3 क्रोमोसोम का भी मैच कर गया तो आप पकड़ लोगे फिर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये एक आपको पता है ना, हमारे क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। एक क्रोमोसोम हमें मम्मी से मिला है तो वो कैसा होता है बेटा, मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है। और एक क्रोमोसोम जो हमारे पास आता है बेटा, वो स्पर्म के थ्रू आता है, तो वो पापा के से आया है, तो उसको पैटर्नल क्रोमोसोम बोलते हैं। हर क्रोमोसोम ऐसे ही है, एक मैटरनल एक पैटर्नल, एक मैटरनल एक पैटर्नल, ठीक है। तो क्रोमोसोम 7 देखो, आपको 3 लाल डब्बे दिखाई दे रहे, 1 2 3। तो ये क्या है? 3 रिपीट्स हैं। यहां पर रिपीट्स कितने हैं? 3। फिर देखो, उसी क्रोमोसोम 7 के
पैटर्नल क्रोमोसोम पे देखना 1 2 3 4 बार आ रहा है वो रिपीट। तो देखो रिपीट का नंबर, जैसे मान लो ये रिपीट कौन सा है, कोई भी एक ले लो बेटा, मान लो ये रिपीट फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग ये है ए टी टी जी जी सी सी ए टी जी सी, ये है रिपीट। तो ये रिपीट देखो क्रोमोसोम 7 के मैटरनल क्रोमोसोम पे 3 बार रिपीट हो रहा है और क्रोमोसोम 7 के पैटर्नल क्रोमोसोम पे 4 बार रिपीट हो रहा है ना, आप देख सकते हो। तो तभी हमने लिखा था रिपीट्स वेरी फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, ठीक है, विद इन क्रोमोसोम भी आप देख लो नंबर वेरी कर रहा है इसका। और यही जो डिफरेंस है रिपीट होने का, कि कोई कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसी को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस में। और मेरे और तुम्हारे में यूनिकनेस क्या है विद रिस्पेक्ट टू द डीएनए, यही इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखो क्रोमोसोम 2 में देखो ये रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद आ जाओ क्रोमोसोम 16 पे, तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने इंडिविजुअल ए के VNTRs काउंट कर लिए। यहाँ पर आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद यहाँ पर देखना इंडिविजुअल बी का क्रोमोसोम 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार रिपीट खा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, क्रोमोसोम 16 में 5 बार रिपीट, और नीचे वाले में देखना 1 2 2 बार रिपीट। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ रिपीट्स दे विल वेरी, ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। अब होगा क्या, आपको रिपीट्स आपने स्टडी कर लिया, अब हमें इसी रिपीट्स के साथ काम करना है, रेस्ट ऑफ द डीएनए के साथ काम नहीं करना है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द डीएनए सबका सेम है ना। हमें ये रिपीट्स जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं इन्हीं में डिफरेंसेस मौजूद होता है, तो इन्हीं का इस्तेमाल करोगे, तो इनको काट पीट के निकाल लो। अब साइंटिस्ट को पता होता है उनको कौन से रिपीट के साथ काम करना है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग एंजाइम वो ऐड करते हैं और वो काट पीट के निकाल लेते हैं। अब डीएनए की कटिंग रैंडम होती है, तो वही हम बैंड सेपरेट कर लेते हैं भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल होता है हमारा एग्रॉस जेल, ठीक है, फिर हम उसको ट्रांसफर कर लेते हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर, फिर प्रोबिंग कर लेते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लगा करके सिंगल स्ट्रैंड प्रोब से उसको हाइब्रिडाइज करा लेते हैं, तो हमें बैंड्स मिल जाती, प्रॉपर बैंड्स मिल जाती हैं। तो देखो इंडिविजुअल ए की बैंड इस तरीके से आ रही है, यहाँ पर देखो साइज के अकॉर्डिंग चीजें सेटल हुई हैं। जो रिपीट देखो यहाँ पर देखो बेटा स्केल लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है साइड में देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है, ये क्या है नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। जैसे क्रोमोसोम ये देखो इंडिविजुअल ए है, तो इंडिविजुअल ए में सबसे छोटा रिपीट कहाँ था, कौन सा वाला था, 3, तो देखो सबसे नीचे 3 के करस्पॉन्डिंग में जाकर के सेटल हुआ है। उसके बाद 4, तो देखो 4 के करस्पॉन्डिंग में जाकर के सेटल हुआ है। उसके बाद क्रोमोसोम 16 के पास एक 5 रिपीट वाला भी था, तो देखो ये 5 के साथ सेटल हुआ है, ठीक है। उसके बाद 7 क्रोमोसोम 2 का एक क्रोमोसोम देखो 7 रिपीट रख रहा है, तो 7 के करस्पॉन्डिंग सेटल हुआ होगा, ये देखो 7 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखो एक 8 वाला है, तो ये 8 के करस्पॉन्डिंग सेटल हुआ है, ठीक है। उसके बाद 8 9 तो कोई नहीं है, 10 वाला है, तो ये देखो ये 10 के करस्पॉन्डिंग सेटल हुआ है। तो ब्लू वाला 5 और 10 5 और 10, ठीक है। ऑरेंज वाला 7 और 8 7 और 8, लाल वाला 3 और 4 3 और 4, आप देख सकते हो। तो ये किस पे हुआ बेटा, एग्रोस जेल में जो सबसे छोटी यूनिट्स होती है, ये सबसे छोटी किस पे डिपेंड कर रहा है, कितनी बार रिपीट खा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 ही रिपीट थे ना सबसे छोटे, इसलिए सबसे नीचे चले गए, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा रिपीट वाला था 10, तो ये ऊपर ही रह गया। तो एग्रोस जेल में जो सेपरेशन होती है, तो इसी प्रकार से डीएनए जो सबसे छोटे सबसे पहले भाग जाते हैं। सेम बैंड आपको इस तरीके से यहाँ पे भी दिख जाएगी इस इंडिविजुअल बी की। सिमिलरली इनको एक ब्लड मिला था क्राइम सीन से, ठीक है, उस ब्लड का भी इन्होंने क्रोमोसोम 7 2 और 16 की स्टडी की, ठीक है। उन्होंने देख लिया नंबर ऑफ रिपीट्स कितनी बार है क्रोमोसोम 7 2 और 16 पर, ठीक है। वही प्रोसेस लगाया, इस VNTR को काट के निकाल लिया, फिर एग्रोस जेल के साथ नाइट्रोसेलुलोज पेपर के साथ काम किया, इनको हाइब्रिडाइज किया रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ, फिर बैंड्स आ गई। इनकी बैंड्स देखना इस तरीके से आई हैं, आप देख सकते हो। अब आपको ये खून कहाँ से मिला था, जहां पर क्राइम हुआ था। इन दोनों इंडिविजुअल पर शक था कि यशिका और एक अंकित, मैच करो किसका डीएनए किससे मैच कर रहा है।
ए और बी में सी से कौन मैच खा रहा है? ए मैच खा रहा है? नहीं, ए खूनी नहीं है। फिर से मैं बच गई। ठीक है, तो खूनी कौन हुआ बेटा? अंकित। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी मैच द डीएनए एंड देन वी गेट टू नो दी कि हु इज दी, मतलब किसने, हु इज द रेपिस्ट और किसने क्राइम कमिट किया है, तो आप इजिली कर सकते हो। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है? एक तो क्राइम सीन को सॉल्व करने के लिए, जिसका आप बखूबी इस्तेमाल करते हो क्राइम पेट्रोल वगैरह में। दूसरा, हर इंडिविजुअल का ये यूनिक है, तो इसको हम बोलते हैं, आप इसको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा, अंकित, प्रियांशी, एवरी, मम्मी का पापा से अलग है, बच्चों का अलग होता है। सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस ऐसे होते हैं जिनका एग्जैक्ट सेम होता है, तो उसको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे क्राइम सीन्स में ऐसा होता है। ठीक है, और बच्चा किसका है? ठीक है, किस पेरेंट को बिलोंग करता है? जैसे मान लो कोई लेडी है, उसका उसका बेबी हुआ, ठीक है, बट जिसका है वो इसको कह रहा नहीं है मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी होगी और लाइक दैट, तो वो इसको चैलेंज कर सकते हैं, नहीं ये आपका ही रिस्पेक्टिव बच्चा है, कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा? डीएनए फिंगरप्रिंट कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट एग्जैक्ट तो नहीं करेगा, बट वो देख लेंगे करस्पॉन्डिंग वीएनटीआरस, क्योंकि हमें जो भी आ रहे हैं वो मम्मी पापा से तो मिल रहे हैं, तो मैच करेंगे। अगर मैच करता है दैट मीन्स वो उसके ही पापा हैं। ठीक है, तो पैटर्निटी डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पैटर्निटी मैटर्निटी डिस्प्यूट कि मम्मी पापा कौन है। ठीक है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन और फॉरेंसिक साइंटिस्ट में, मतलब फॉरेंसिक साइंटिस्ट फॉरेंसिक लैब में इस्तेमाल करते हैं, एंड इट इज यूज्ड एज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। अगर आपसे पूछे बेटा फादर कौन है इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो एलेक जेफरे हैं। जो भी आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था वो यही थे बेटा, फादर एलेक जेफरे। ठीक है, लेकिन इंडिया में, ठीक है, अगर आपसे पूछे फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज जो हम पढ़ पा रहे हैं, इंडिया में इतनी जो टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश हो पा रही है, उसके पीछे जो पर्सन इन्वॉल्व थे वो है लालजी सिंह एंड वीके कश्यप। वीके कश्यप, लालजी सिंह के बारे में मैं थोड़ा सा जानती हूँ बच्चा, बिकॉज मैं जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, बिकॉज यू पीपल नो दैट आई हैव डन माई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो बाय दैट टाइम ये वहाँ के वाइस चांसलर थे कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो चेंज हो गए एंड अब तो इनकी डेथ ही हो गई है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। वहाँ पर एक लैब भी है बेटा जिसका नाम है, मतलब उन्होंने एक डिपार्टमेंट ही खोल दिया मॉलिकुलर ह्यूमन जेनेटिक्स का, जहाँ पर इसकी स्टडी हो सकती है मॉलिकुलर बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में। तो ही हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, पूरी पूरी एक लैब बना रखी है एक डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट को ये बिलोंग करते थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, एंड अलॉन्ग विद द वीके कश्यप, तो दैट इज़ वाई इनको इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर आपसे कोई स्टेप पूछ ले कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्टेप बताओ, तो सबसे पहले क्या करोगे? हमने यही तो पढ़ा था, डीएनए को आइसोलेट करना है। डीएनए हमारा बहुत बड़ा है तो हम उसको डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट कैसे करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। ठीक है, मैंने आपको डायग्रामेटिक स्टेप्स भी दिखाए हैं इसके। उसके बाद क्या करना होता है? फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हो, क्या करके? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद क्योंकि जेल पर चीज़ें स्टेबल नहीं होती, जेल बहुत नाजुक होता है, तो आप डीएनए को ट्रांसफर कर लेते हो। ठीक है, जेल से एक स्टेबल नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन के पेपर पर। जब डीएनए का ट्रांसफर होता है तो उसको कौन सी टेक्निक बोलते हैं बेटा? सदर्न ब्लॉटिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस ब्लॉटिंग टेक्निक, ब्लॉटिंग मतलब ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर? डीएनए का, तो उसको सदर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। उसके बाद क्या करोगे? आपको उसकी लोकेशन जाननी है। लोकेशन जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपको उसको हाइब्रिडाइज कराना पड़ता है वीएनटीआर प्रोब से। वीएनटीआर क्या होते हैं बेटा? ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ रिपीट्स, उन रिपीट्स को जिसको फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने यूज किया है। ठीक है, जो बैंड्स बन के आए हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आर्टिफिशियली फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनाता है। रेडियो एक्टिव क्योंकि उसको रेडियो एक्टिव लेबल कर लिया जाता है। अब वो जहां जहां पर बाइंड करेंगे वहां वहां पर दे विल एमिट लाइट, बट एमिट लाइट करवाने के लिए आपको एक्सरेज वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? ऑटो रेडियो बायोग्राफी। तो डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियो बायोग्राफी।
A schematic representation of DNA fingerprinting is shown in figure 6.616. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीएनए का प्रोसेस। अब मैं आपको कुछ एनसीईआरटी की लाइन बता देती हूँ जहां पर बच्चे थोड़ा सा फंसते हैं। क्या लाइन है? हमने पढ़ा था बेटा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इस्तेमाल होती है, बेसिस होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? डीएनए के डिफरेंट फॉर्म्स। ये डिफरेंट फॉर्म्स क्यों अराइज होते हैं बेटा? क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस कहीं कहीं अलग होता है। जैसे मैंने आपको एक पॉलीमॉर्फिज्म समझाया था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। वो जो डीएनए के डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई दे रहे थे आपको, वो क्यों थे डीएनए के इतने डिफरेंट फॉर्म्स? सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस में डिफरेंस होने की वजह से। तो इसी वजह से ये पॉलीमॉर्फिज्म है। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म जो हमारे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में मौजूद होता है, रेपिटेटिव डीएनए के सीक्वेंसेस में मौजूद होता है, इसी को हम बेसिस बनाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट का, ऐसा हमारी एनसीईआरटी कहती है। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है पॉलीमॉर्फिज्म जो डीएनए सीक्वेंस में होता है, ये बेसिस होता है जेनेटिक मैपिंग का भी, जो हम पढ़ चुके हैं, एंड यही होता है ह्यूमन जीनोम का एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ये नीट का भी क्वेश्चन था इसी साल का। It is essential that we understand what DNA polymorphism means in a simple term. पॉलीमॉर्फिज्म क्यों होता है बेटा? क्यों हमारे डीएनए के सीक्वेंसेस कहीं कहीं वेरी हो जाते हैं? जिसकी वजह से डीएनए कितने फॉर्म्स है? क्योंकि हमारे जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन होती है। ये वेरिएशन क्यों आती है बेटा? आप सबको पता है, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, जो आपके ऑलरेडी पढ़ रखे हो, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशंस और उसके इफेक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं इन द चैप्टर 5, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। जो नए नए म्यूटेशंस होते रहते हैं इंडिविजुअल में, या तो वो सोमैटिक सेल्स में हो सकते हैं या तो जर्म सेल्स में हो सकते हैं। जर्म सेल्स क्या होता है? एनसीईआरटी लिखती है सेल्स दैट जनरेट गैमीट्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और गैमीट्स ही तो आगे ट्रांसफर होते हैं बेटा, स्पर्म और ओवा आगे जाकर के नया इंडिविजुअल बनाते हैं अगर फ्यूज हो जाए तो अगर हमारी म्यूटेशन गैमेटिक सेल्स में हो रही है तो गैमेटिक सेल्स आगे जाते हैं ना जनरेशन में, तो वो म्यूटेशन आगे इनहेरिट हो सकती है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, अगर जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इंपेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी। मान लो बेटा एक ओवा है, ठीक है, जो मम्मी से आ रहा है, एक स्पर्म है जो पापा से आ रहा है, ठीक है। मान लो इन गैमीट्स में म्यूटेशन हो रखा है फॉर एग्जाम्पल। अब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे बेटा? जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। तो जो म्यूटेशन यहाँ थी वो इसमें भी आ गई, इसमें भी प्रेजेंट है। अब यही म्यूटेशन बड़ा होकर के एक ऑफस्प्रिंग बना रहा है, ठीक है। तो इस ऑफस्प्रिंग में भी म्यूटेशन आ गई, म्यूटेशन प्रेजेंट। अगर ये म्यूटेशन डेडली होगी, है ना, तो ये तो बंदा ही मार देगी, और अगर बंदा मर गया तो म्यूटेशन तो वही मर गई ना उसके साथ। लेकिन अगर म्यूटेशन डेडली नहीं है तो बंदा जीता रहेगा, जीता जाता अपनी लाइफ व्यतीत करेगा, तो उसके साथ वो म्यूटेशन भी आगे जाती रहेगी। अब जब इस बंदे के बच्चे आएंगे तो वो उसमें इनहेरिट हो सकती है, ठीक है। तो यही एनसीईआरटी लिखती है, इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इंपेयर्स इंडिविजुअल एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, तो ये अपनी म्यूटेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं इनटू द अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, और कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो म्यूटेशन आगे जा सकती है। अभी मैंने आपको समझाया। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर इन्होंने एलिलिक वेरिएशन को एक्सप्लेन किया है। एलिलिक sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism if more than one variant at a locus occurs in human population with frequency greater than 0.01%। अच्छा, जो आप सीक्वेंस इस्तेमाल करने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सीक्वेंस लिया AATT GG CC ATGC, इस रिपीट का अगर हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, इस रिपीट्स को हम बेसिस बनाने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में इतनी होनी चाहिए 0.01%। एटलीस्ट इतने पॉपुलेशन में तो मिले, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। मान लो बेटा मैंने खून किया है, ठीक है, और तुम किसी ऐसे रिपीट पे काम कर रहे हो डीएनए फिंगरप्रिंट बनाने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए, वो रिपीट मेरे पास है ही नहीं, तो कभी ढूंढ पाओगे? मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। तो ऐसे रिपीट्स पर काम करना चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट इतनी होती है पॉपुलेशन में, और ये साइंटिस्ट को पता होता है बेटा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, उनको पता होता है कि कौन से ऐसे रिपीट्स है, तभी तो उनको फॉरेंसिक साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, इन सिंपल टर्म्स इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन एट हायर फ्रीक्वेंसी।
इसीलिए उन्हीं म्यूटेशंस का इस्तेमाल होता है जो इनहेरिट हो सकते हैं, क्योंकि इनहेरिट हो रहे हैं तो एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे जनरेशन में पास ऑन होते जा रहे हैं। तो आप सोचो इनकी संख्या पॉपुलेशन में ज्यादा है, ठीक है। दैट इज वाई इन्हीं सीक्वेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, क्योंकि वो है पॉपुलेशन में, तो स्टडी करोगे तो मैचिंग हो सकती है। इट इज रिफर्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। The probability of such variation to be observed in non-coding sequence would be higher as mutation in these sequence may not have any intermediate effect. अगर आप चाहते हो ऐसे सीक्वेंस को ढूंढना तो उसको कहाँ देखोगे आप? डीएनए के नॉन कोडिंग सीक्वेंस में, क्योंकि नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रोटीन बनाते नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करते नहीं है। तो नॉन कोडिंग में अगर म्यूटेशन हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। दैट मीन्स वो म्यूटेशन आगे तक कैरी ऑन होगी, तो इसीलिए इसी का इस्तेमाल करो। तो इससे दो फायदे हैं। अगर आप सोचो बेटा, अगर म्यूटेशन तुम ऐसी ले लेते जो इनहेरिट होती ही नहीं, तो पहली बात इतनी पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ही नहीं होती। दूसरी बात, ये जो बच्चा किसका है, पेरेंट का है, किस मम्मी का है, किस पापा का है, ये भी कैसे बता पाते? इनहेरिटेबल लोगे तभी तो मैचिंग कर पाओगे। तो ये दो रीजन है, ठीक है। These mutations keeps on accumulating in generation after generation and from one of the basis of variability, morphism. There is a variety of different type of polymorphism ranging from single nucleotide changes, जिसको हमने single nucleotide polymorphism बोला था, to a very large scale changes. पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से इंपॉर्टेंट है आप इवोल्यूशन और स्पेशिएशन में भी पढ़ोगे, शायद पढ़ चुके होगे या पढ़ लोगे। The technique of DNA fingerprinting was initially developed by Alec Jaffray. He used the satellite DNA, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, as a probe that shows very high degree of polymorphism। मैंने आपको लिखवाया है। क्यों सैटेलाइट डीएनए, क्यों रेपिटेटिव डीएनए का इस्तेमाल किया था? क्योंकि इनके पास पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा था। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है हमने समझ लिया, और पॉलीमॉर्फिज्म ही फॉर्म करता है बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। क्यों ऐसी तरीके के स्ट्रक्चर्स को लेना जरूरी है? क्योंकि वो इनहेरिटेबल होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में ज्यादा होती है, क्योंकि वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। और पॉलीमॉर्फिज्म क्यों होते हैं बेटा? म्यूटेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप चाहते हो ऐसे सीक्वेंसेस को देखना तो आपको नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस देखना चाहिए, ठीक है। दैट इज द रीजन हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस डीएनए का इस्तेमाल करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, इसको वीएनटीआर बोलते हैं। टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब, ठीक है। इट इंक्लूडेड वो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं जो हमने पढ़े हैं अभी, ठीक है। सो दैट्स ऑल बेटा। एक आपको एनिमेशन वीडियो दिखाते हैं, ठीक है, सो दैट आप वर्चुअल देख लो कि कैसे होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या दिखाया इन्होंने? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या दिखाया इन्होंने? यस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एलेक जेफरे जी हैं जिनको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है। ईयर भी दिया हुआ है 1985। व्हाट एल्स यू हैव टू स्टडी? कोई क्राइम सीन है, ठीक है, आपको देखना है क्राइम किसने कमिट किया है, जिस पे शक है, क्या है, ठीक है। अब दो इंडिविजुअल्स हैं, किसी भी हमारे ग्लोब, किसी भी अराउंड दी प्लैनेट है, दो इंडिविजुअल का 99.9% जीनोम इज सेम, 0.1% ही डिफरेंस होता है। 0.1% अराउंड 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर का आता है, ठीक है। तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो। डिफरेंस निकालने के लिए आपको नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आप किसी भी इससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे स्किन हो, चाहे सेल्स हो, हमारी रूट हेयर सेल्स। अब इसमें क्या समझाया इन्होंने, ये देखो, इसमें क्या समझाया कि हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के कुछ लोकस पर आपको रिपीट्स दिखाई देते हैं। वो रिपीट्स में कोई 3 नाइट्रोजन बेस वाले रिपीट्स हो सकते हैं, कभी 4 नाइट्रोजन बेस वाले रिपीट्स हो सकते हैं, वो वेरी करता है। आप किसी भी रिपीट का इस्तेमाल कर सकते हो, वो साइंटिस्ट को पता है कौन से रिपीट्स का इस्तेमाल करना है। आ जाओ, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मान लो एक, या इस लोकस को स्टडी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस लोकस को स्टडी कर रहे हैं इन्होंने, देखो किया हुआ है। अब ये डिफरेंसेस बताएंगे, ये देखो, ये देखो, आप देखो यहां पर ये जो रिपीट आ रहे हैं, इस पे 3 नाइट्रोजन बेस है, एसीजी, एसीजी, एसीजी। यहां पर जो रिपीट्स आ रहे हैं, दैट रिपीट्स कंटेन 4 नाइट्रोजन बेस, ए जी जी टी, ए जी जी टी,
AGGT, यहां पर जो रिपीट्स आ रहे हैं उस लोकस के क्रोमोसोम पर वो 5 नाइट्रोजन बेस है, AGGT AC, ठीक है, यहां देखो AGGT AC, ठीक है। तो आप देखो धीरे धीरे रिपीट्स में जो नंबर ऑफ बेसिस है वो बदलते चले जा रहे हैं, लेंथ बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो लेंथ के बेसिस पे हमने सैटेलाइट डीएनए को डिवाइड किया था ना, बड़ी लेंथ वाला VNTR, छोटी लेंथ वाला STR या SSR, तो वो वेरी कर सकता है। ठीक है, 2 प्रकार के रिपीट्स हमारे मिलते हैं, किसी का भी इस्तेमाल करो और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लो। अब देखो क्या बता रहे हैं, ये तो उन्होंने एक बेसिस समझाया, उसके बाद इन्होंने बताया कि हमारे पास शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होते हैं जहां पर कम होता है, जैसे यहाँ पर देखो इसमें 7 रिपीट है, 8 9 10 11 12, ठीक है। दीज आर सेड टू बी शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। एक क्रोमोसोम पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 बारी रिपीट खा रहा है, ठीक है। तो दीज आर शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। टैंडम का मतलब होता है बैक टू बैक। उसके बाद इन्होंने एक ब्लड सैंपल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक खून करके भाग गया है बेटा, अब इसको पकड़ना है, कैसे पकड़ोगे, जो ब्लड आपको मिला है उसको कलेक्ट कर लो एविडेंस, उसके बाद डीएनए को एक्सट्रैक्ट करो, फिर डीएनए की कॉपी बना लो। एक्सपेरिमेंट करोगे तो कॉपी से कहीं खराब ना हो जाए। कॉपी एम्प्लीफिकेशन क्लोनिंग पीसीआर से बनाया जा सकता है। पीसीआर आप पढ़ोगे हमारे बायोटेक चैप्टर में। फिर काटा पीटा कर लिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगा करके, उसके बाद एग्रोस जेल लगाओ, सारे फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करो। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोड लगाओ, ठीक है, तो वो पॉजिटिव की तरफ चलता चला जाएगा। तो आपने देखा ये कैसे, तुमने डीएनए यहां डाला था पर ये डीएनए के जितने फ्रेगमेंट्स हैं वो इसमें से निकल करके इधर की तरफ चले आए, क्योंकि डीएनए नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव की तरफ भागता है, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे जल्दी भागेगा। सबसे छोटे का मतलब क्या क्या है यहाँ पर, जिसके पास सबसे कम रिपीट होगा, जैसे मान लो किसी के पास 2 रिपीट है सबसे पहले भाग जाएगा, किसी के पास 10 रिपीट है वो पीछे ही रह जाएगा, ये होता है मतलब, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बायोटेक में। उसके बाद हम पेपर रख दिए, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर छाप लेंगे बैंड को, ठीक है, इसको बोलते हैं सदन ब्लॉटिंग। और छापने के बाद बेटा आपको जो ब्लड सैंपल था वो मिल गया, और पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4 4% पर शक था, तो आप मैच कर लो किसका किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। बैंड्स इस तरीके से बनाते हैं, बैंड्स बनाने के बाद क्या करना पड़ता है बेटा, मैचिंग करना पड़ता है, जिसका जिससे मैच कर रहा होगा वही खूनी है, ठीक है। तो ये मतलब होता है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस, आपको पता ही, इन्होंने दिखाया भी अभी हाईलाइट करके। तो दैट्स ऑल, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट आपको बेटा प्रैक्टिस शीट मिलेगी, प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस होंगे, आपको वो प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेगा उसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेगा। सो दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तभी मजा आएगा, अदरवाइज नहीं। तो हमने प्रोसेस समझ लिया, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में मिलेगा। तो यहाँ इसको एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।